444 Attention, Hitman 116 10 Boulevard, at 379. 23 साल 3 महीने 6 दिन की जिंदगी, कई पहचान है इस शहर की। ये जिजीविषा का शहर है, सपनों का शहर है, संघर्ष का शहर है, तो अंतर्विरोध का भी शहर है। इसी शहर में अपनी मंजिल तलाशने आई थी एक लड़की। मामूली परिवार, मामूली परिवेश, मामूली पृष्ठभूमि और मंजिल भी मामूली। लेकिन मुंबई आकर उसका मुकाम मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल हुई तो ऐसी भयानक मौत जिसकी वो कतई हकदार नहीं थी। उस लड़की का नाम था प्रीति राठी। जून 2013, यानी कुल 23 साल 3 महीने और 6 दिनों की जिंदगी मयस्सर हुई उस बच्ची को। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल से उसने नर्सिंग का कोर्स किया। फिर नौकरी की तलाश शुरू हुई और एक वो दिन भी आया जब पिता के दफ्तर में सिलेक्शन का खुशनुमा खत पहुंचा। प्रीति राठी को मुंबई के आर्मी अस्पताल से नौकरी का बुलावा आया था। राठी उस दिन तकरीबन हांफते हुए घर पहुंचे थे, क्योंकि उनके बेटी का सिलेक्शन हो गया था। अपॉइंटमेंट लेटर खोलकर दफ्तर में ही देख लिया था, लिहाजा जज्बात छिपाना मुश्किल हो रहा था। वो बोलते जा रहे थे, दफ्तर के तमाम लोग मिठाइयां मांग रहे हैं, अभी मिठाइयां मंगाता हूं। ये कहते हुए वो घर से निकल गए और बेटी को उस कल्पना लोक में छोड़ गए जहां भविष्य के सुनहरे सपनों का नया सिलसिला था। 8 अप्रैल को ज्वाइनिंग लेटर आया। 15 मई को ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख थी। वक्त और दिन का पूरा हिसाब करने के बाद पिता ने कहा कि 1 मई को मुंबई चलेंगे। तय हुआ, मां भाई और छोटी बहन यहीं रुकेंगे और प्रीति के साथ उसके मौसा मौसी जाएंगे। 1 मई से पहले के वो 22 दिन राठी परिवार के लिए हसरतों के आसमान में उड़ने वाले दिन रहे। छोटी सी कॉलोनी की छोटी सी दुनिया जिसे भी खबर मिली, उसने उनकी बेटी की कामयाबी पर बधाई दी। तारीफ करनी होगी, इस परिवार की बेटी को नौकरी के लिए घर से दूर भेजने का फैसला आसान नहीं था। लेकिन राठी ठान चुके थे। उस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जो सालों से जकड़न बन चुका था। हजरत निजामुद्दीन से मुंबई का सफर यूं ही कट गया। आपस में बातें करते, रिश्ते नाते, परिवार, वर्तमान, अतीत और भविष्य की तमाम बातें। प्रीति की मां रोशनी को उस सफर की याद आज भी बेटी के होने का एहसास दिलाती है। वो कहती हैं, मेरी बच्ची उस रोज बेहद खुश थी। खुशी के मारे वो सो नहीं पा रही थी। रह रहकर यही कहती, कैसे अकेली मुंबई में रहूंगी। इसकी नौबत ही नहीं आई। वो अकेली हमारी दुनिया से निकल गई। भारत में रेल का सफर लंबा हो, साथ में परिवार के लोग हों, तो कई पुराने वाकये ताजा होते चले जाते हैं। उस सफर में भी वही सब हुआ, खाना पीना और ढेर सारी बातें। शायद यह तूफान से पहले की खामोशी थी जिसका एहसास इस परिवार को दूर दूर तक नहीं था। कारवां गुजर गया, जिंदगी ठहर गई तय वक्त पर। निजामुद्दीन से मुंबई निकली। गरीबरथ एक्सप्रेस बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर खड़ी हो गई। आगे आगे मौसा विनोद दहिया, उनके पीछे मौसी सुनीता और उन दोनों के पीछे पिता और बेटी उस खचाखच प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। मुसाफिरों की भीड़ के बीच वो आगे बढ़े। ट्रेन से उतरते समय प्रीति अपनी मौसी के साथ थी, पर थोड़ी देर बाद ही वह मेरे साथ चलने लगी। स्टेशन पर शोरगुल हो रहा था, ट्रेन के आने की आवाज, लोगों का कोलाहल। वो मुश्किल से 10 मीटर आगे बढ़े होंगे कि उसके पिता को प्रीति की चीख सुनाई पड़ी। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, एक शख्स तेजी से भागता हुआ दिखा। नीली जीन्स, शर्ट और चेहरा रूमाल में लिपटा। कौन है वो? प्रति के पिता ये कुछ समझ पाते उससे पहले उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो जमीन पर गिरी थी, हाथों से चेहरा दबाए तड़प रही थी। उनके पिता कहते हैं, उस शख्स ने मेरी बेटी पर कुछ जला देने वाला सामान फेंका है। ये प्रति के पिता समझ में तब आया जब उन छींटों से उनके भी हाथ भी जलने लगे थे। पुलिस प्रति के पिता से पूछती है, क्या आप उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाए? प्रति के पिता कहते हैं, नहीं, वो बिजली की रफ्तार से आया और उसी तरह आंखों से ओझल भी हो गया। लेकिन चेहरा छिपाए उस शख्स को प्रीति के मौसा विनोद दहिया की नजरों ने पहचान लिया। सेना में सूबेदार दहिया उस खौफनाक वाक़े को याद करते हुए कहते हैं, सुबह का वक्त था। बांद्रा स्टेशन पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हम ट्रेन से उतरकर चंद कदम ही चले थे कि मुझे प्रीति की चीख सुनाई दी। मैंने एक शख्स को भागते देखा। मुझे लगा कि उसने प्रीति पर हमला किया है। मैं चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। मेरे साथ बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। उस रूमाल पोश ने भी पीछे मुड़कर देखा। चंद सेकंड के लिए उसका रूमाल उसके चेहरे से खिसक कर नीचे आ गिरा और वो शक्ल मेरे जहन में कैद हो गई।
यह वही लड़का था जिससे मेरा ट्रेन में भी सामना हो चुका था। बाद में पुलिस ने दहिया के बताए हुलिये के आधार पर ही आरोपी का स्केच तैयार किया। मुसाफिरों की भीड़ के बीच एक शख्स को पकड़ पाना आसान नहीं था। स्टेशन पर अफरा तफरी शुरू हो चुकी थी। वाकये को वहां मौजूद सफाई करने वाले एक लड़के समीर शेख ने भी देखा था। उसने देखा कि कैसे एक लड़का प्रीति के पीछे पीछे आया, उसके कंधे को थपथपाया। प्रीति पीछे मुड़ी। लड़के ने कोई चीज उसके चेहरे पर उड़ेली और फिर आंखों से ओछल होने की कोशिश करने लगा। समीर ने उसे दबोचने की भरसक कोशिश की। वो उसके पीछे भागा, उसे तकरीबन गिरफ्त में भी ले लिया, मगर कामयाब नहीं हो पाया। समीर की आवाज पर कूड़ा बीनने वाले एक और लड़के सलीम ने भी उसका पीछा किया, पर वो शख्स सबसे बचकर निकल भाग गया। इधर राठी की हालत काटो तो खून नहीं। अपने ही हाथों की जलन से वो समझ गए थे कि बेटी के चेहरे पर गिरने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि एसिड है, और यह भी कि वो सिर्फ चेहरा ही नहीं, पूरे परिवार की खुशियों और अरमानों को स्याह कर देने के लिए उडेली गई है। एसिड का डिब्बा वहीं प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। प्रीति पर उड़ेले गए एसिड का बचा हिस्सा प्लेटफॉर्म पर बिखरा था और कंक्रीट की परत को भी भाप बनाकर उड़ा रहा था। यह समझने की बात है कि जिस एसिड ने प्लेटफॉर्म की परतें उधेड़ दीं, उसने हार्ड मांस की बनी प्रीति का क्या हाल किया होगा। विपदा उस क्षण में भी राठी के दिमाग में यह सवाल उमड़ रहा था कि आखिर उनसे ऐसी दुश्मनी किसकी हो सकती है जिसका अंजाम बेटी पर एसिड से हमले की शक्ल में सामने आया। उनकी बेटी से ऐसी किसकी अदावत हो सकती है कि मुंबई जैसे अनजान शहर में उसे एसिड से जला देने की खौफनाक कोशिश की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के निशाने पर कोई और था, लेकिन गलत फहमी का शिकार प्रीति को हो जाना पड़ा। कई सवाल थे, लेकिन वो वक्त ऐसे में उनसे जूझने का नहीं था। वर्टिक असहनीय पीड़ा से जितना भी हो सके राहत दिलाने की कोशिश करने का था। तड़पती प्रीति को परिवार के लोग रेलवे की डिस्पेंसरी ले गए। डिस्पेंसरी में ना तो सुविधाएं थीं, ना संसाधन थे। वहां बस फर्स्ट एड ही हो पाया। उधर उसकी हालत बिगड़ रही थी। जैसे जैसे एसिड जिस्म के भीतर रिसता जा रहा था, वैसे वैसे जलन और तड़प भी बढ़ती जा रही थी। रेलवे की डिस्पेंसरी के बाद प्रीति को बांद्रा के बी भाभा अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने पहले ही भांप लिया कि उसे किसी और अस्पताल भेजे जाने की जरूरत है। उसे यहां से मसीना अस्पताल लाया गया। जिस बच्ची को चंद घंटे बाद जिंदगी की पहली नौकरी की खुशियों को सहेजना था, वो अस्पताल के बिस्तर पर अपनी हिम्मत सहेजने में जुटी थी, क्योंकि आने वाले दिन उसकी परीक्षा के दिन साबित होने वाले थे। बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस दिन की कहानी राठी परिवार की उस फाइल में आज भी दर्ज है। हादसे से लेकर प्रीति की मौत तक की उतार चढ़ाव से भरी तमाम खबरें अखबारों की कतरनों में मौजूद हैं और ये बता रही हैं कि एक पिता ने किस हद की यातना भोगी। मुंबई का मसीना अस्पताल, इसी अस्पताल में प्रीति ने बदी दिलेरी से मौत का सामना किया। इस अस्पताल तक पहुंचने से पहले प्रीति की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। एसिड ने कई अहम अंगों को बुरी तरह जला डाला था। सांस लेने वाली नली 20% जल चुकी थी। खाने की नली भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक आंख की रोशनी चली गई और डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि रोशनी दोबारा लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची है। मसीना अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ रोहिंगटन दस्तूर ने उस वक्त मीडिया को जो कुछ बताया, उससे प्रीति की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बकौल डॉ दस्तूर, प्रीति के फोरहेड को छोड़कर पूरा चेहरा जल चुका था। उसकी दाहिनी आंख की रोशनी जा चुकी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। प्रीति कितने दिनों में ठीक हो जाएगी, इस सवाल के जवाब में डॉ दस्तूर बस इतना कह पाए थे, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। असहनीय पीड़ा भोग रही थी एक लड़की। उसकी खूबसूरत भविष्य की लालसा को किसी ने लहूलुहान कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि कौन था वो। उसकी तलाश रेलवे पुलिस कर रही थी। GRP ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन उसे तलाश पाना आसान नहीं था। हाई प्रोफाइल मुंबई में दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में एक लड़की पर एसिड उड़ेला गया तो मीडिया भी इस खबर पर टूट पड़ी। इस केस की मीडिया में तफ्तीश होने लगी। डेली अपडेट छपने लगे। आरोपी को लेकर कई किस्म की थ्योरी आने लगी। इस सबका असर यह हुआ कि पुलिस और प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। लेकिन इस सबसे परे प्रीति की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शारीरिक और दिमागी दोनों स्तरों पर उसे अथाह तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था।
प्रीति न देख सकती थी, न बोल सकती थी, लेकिन उसकी समझ और संवेदना ने तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। अपने दिल की बात वो घर वालों को कागज पर लिखकर बताती रहती और बंद आंखों से सादे कागज पर लिखी आड़ी तिरछी उन पंक्तियों में प्रीति का अथाह दर्द झलकता। मुझे अब सुंदर नहीं दिखना, मैं नहीं चाहती मेरी बहनों के साथ भी ऐसा हो। कागज के टुकड़े पर उकेरे गए ये शब्द बताते हैं कि हादसे से वो बच्ची किस तरह टूट गई थी। टूट चुके सपनों के टुकड़े प्रीति को जख्मी कर रहे थे। मुकाम तक पहुंचकर मंजिल से महरूम रह जाने का मलाल उसे कचोट रहा था। एक दिन उसने लिखा, आज मैं काश ज्वाइन करती और सब लोग जूहू बीत जाते। मेरा पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। अपनी बदकिस्मती पर उसकी बेचैनी विचलित कर देने वाली थी। उसने लिखा, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, किस्मत ने ऐसा क्यों किया। अपनी पीड़ा के बीच भी वो अपने पिता के दुख दर्द से उतनी ही जुड़ी रही। एक दिन उसने लिखा, पापा को बोलो ज्यादा खर्च ना करें, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, बैग में कार्ड है। कितनी अजीबोगरीब रही होगी प्रीति की मनोदशा, कितने मोर्चों पर उसे खुद से मुकाबला करना पड़ रहा होगा। और आखिर 1 जून 2013 की वो तारीख भी आ गई जब प्रतिराठी को न बचाने की घोषणा भी डॉक्टरों की ने कर दी और यहां साइंस भी हार जाती है। लेकिन अब भी एक सवाल था कि अंकुर को ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसे उसने एसिड फेंकने का भयानक फैसला कर लिया। इसका जवाब है जलन। एक लड़की से पिछड़ जाने की ईर्ष्या ने उसे बदला लेने की इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया। मुंबई पुलिस की थ्योरी कहती है कि प्रीति और अंकुर एक ही पीढ़ी के दो बच्चे थे। दोनों के पिता एक ही दफ्तर में मुलाजिम थे, परिवेश भी एक ही था, कॉलोनी एक थी, तो इस नाते सामाजिक दायरा भी एक था। लेकिन जिंदगी की दौड़ में एक आगे निकल रही थी तो दूसरा पीछे छूट रहा था। अंकुर के घरवालों ने बेटे को उड़ीसा के एक मैनेजमेंट कॉलेज से MBA का कोर्स कराया। हैसियत ना होने के बावजूद उसकी पढ़ाई पर अच्छी खासी रकम खर्च की, लेकिन नौकरी का बुलावा राठी परिवार के पते पर आया था। घर से चंद कदम दूर एक दूसरे घर में बेटी की नौकरी पर खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बंटी तो अंकुर की मां से रहा नहीं गया। बेटे के लिए ताने के तीर निकले और अंकुर के दिलो दिमाग में वो तीर ढांसते चले गए। मां के रोज रोज के ताने से आजिज आकर अंकुर ने एक ऐसा खतरनाक फैसला कर लिया जिसने प्रीति की जिंदगी तबाह कर दी। उज्जवल निकम कहते हैं, केस हाथ में लेने के बाद जब मैंने इस पर गौर किया तो देखा कि एक लड़के ने एक महत्वाकांक्षी लड़की को अपनी ईर्ष्या का शिकार बनाने के लिए जाल बुना था। यह केस जरा हटकर था। एसिड हमले के ज्यादातर मामलों में वजह तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं वाली होती है, लेकिन प्रीति के मामले में जिद ये थी कि अगर मेरी नौकरी नहीं तो तेरी भी नहीं। उज्जवल निकम ने कोर्ट में कई गवाहों को उतारा। 1322 पेज की भारी भरकम चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की गई, जिसमें अंकुर के चचेरे भाई रवि की गवाही भी दर्ज है। प्रीति पर एसिड डालने के बाद अंकुर ने उसी दिन मुंबई से दिल्ली आने वाली ट्रेन पकड़ ली। वह अपने घर जाने के बजाय गुड़गांव में रहने वाले रवि के घर पहुंचा था। रवि ने पुलिस को बताया कि कैसे टीवी पर प्रीति केस की खबर देखकर उसने कहा था कि उसी ने प्रीति पर एसिड डाला है। उसने जब सच जानना चाहा तो वो चुप्पी लगा गया। उज्जवल निकम कहते हैं कि यदि पुलिस ठीक से तफ्तीश करती तो आरोपी को पहले भी पकड़ा जा सकता था। वह कहते हैं, हमारी पुलिस किसी भी तरह का अपराध होने पर वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच नहीं करती है। एसिड हमले के मामले में भी ऐसा ही होता है। कैसे सबूत जुटाने हैं, जिस बर्तन से एसिड डाला गया है उसे कैसे समय पर जब्त किया जाए, इस पर ध्यान नहीं देती। करीब 45 दिनों की तफ्तीश के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रीति राठी केस पूरी तरह सुलझा लेने का दावा किया। पुलिस की माने तो वो अंकुर की मां थी, जिसके तानों ने अपने ही बेटे को इतना ईर्ष्यालु बना दिया। मां ने ही बातों बातों में गरीबरथ से प्रीति के मुंबई जाने की खबर उसे दी थी। तभी अंकुर ने अपनी योजना बना ली। बिजली विभाग के दफ्तर से एसिड की चोरी की, गरीबरथ में बिना टिकट चढ़कर मुंबई तक प्रीति का पीछा किया और फिर बांद्रा स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही एसिड उड़ेलकर भीड़ में गायब हो गया। पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली, लेकिन राठी परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये कैसी जलन थी जिसने उसकी बेटी की जिंदगी लील ली। क्या सिर्फ इसलिए एक इंसान दूसरे की जान ले सकता है कि जिंदगी की दौड़ में उसे देर से कामयाबी मिले? मनोचिकित्सक कहते हैं, मानव स्वभाव की एक फितरत होती है कि यदि वह जीवन में असफल हो जाता है
तो वह अपने आसपास 100 बहाने ढूंढ रहता है, जबकि खुद के अंदर नहीं झांकता। तुम्हारी कमीज मुझसे सफेद कैसे? यही सोचकर इंसान खुद में परिवर्तन लाने के बजाय दूसरों को दोष देता है। बहरहाल, 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद प्रीति को न्याय मिला है। मुंबई की विशेष महिला अदालत ने अभियुक्त अंकुर पंवार को फांसी की सजा सुनाई है, जो अब जाकर उम्र कैद में बदल दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई शहर ने एक पिता के झोली में इस कदर दर्द भर दिए कि जिन्होंने तिल तिल कर अपनी बेटी को मरते देखा था। समंदर के ज्वार भाटे की तरह उनकी जिंदगी बन गई थी, एक अप्रत्याशित वाकये के भंवर में फंसी, जो कि प्रति को ही जिंदगी से बहा ले गई। 2 बेटियां, एक बेटा, मां और पिता, कुल 5 सदस्यों का राठी परिवार आज भी 2 कमरे के उसी फ्लैट में रहता है, जहां बड़ी बेटी प्रीति की परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, नौकरी का बुलावा आया और उसकी आखिरी विदाई के शोक गीत भी सुनाई दिए। बेशक, ये अमर सिंह राठी की बदनसीबी थी कि उनके घर में बेटी की शादी पर शहनाई की जगह उसकी मौत पर विलाप हुआ, लेकिन यह उस सभ्य समाज की बदकिस्मती भी कही जाएगी जिसकी सोच को एक बेटी का आगे बढ़ते देखना गवारा नहीं हुआ। राठी हरियाणा के रेवाड़ी से दिल्ली आए थे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में फोरमैन उनकी तनख्वाह बेशक ज्यादा ना रही, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में उन्होंने कभी कोताही नहीं की। भारतीय निम्न मध्य वर्ग के बच्चे का भविष्य नदी की लहर की तरह अनिश्चित और अनियंत्रित होता है। कहां किनारा मिले, कुछ नहीं पता। इन बच्चों के जहन में आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है या महत्वाकांक्षाओं के बीज बढ़ते हैं, तो इनकी वजह भी शायद तात्कालिक परिस्थितियों के अनुभव होते। राठी परिवार की बड़ी बेटी प्रीति ने भी आकांक्षाओं के आईने में भविष्य देखा, तो इसकी वजह शायद वह परिवेश था जहां जिंदगी के तमाम संघर्ष थे। उसने सरकारी स्कूल से 10वीं की, साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उस चाहत को पूरा करने में जुट गई। लेकिन फिर मुंबई से आया वो लेटर भी, साथ मौत लेकर आया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। अब हमें इजाजत दे, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखे और सुरक्षित रहे। जय हिंद।